एंड विजन टेक्निकल एकेडमी की पॉलीटेक्निक ब्रांच में मैं आपका स्वागत करता हूं। हम लोग सिंगल फेज ट्रांसफार्मर को पढ़ रहे हैं और प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि इसका इक्विवेलेंट सर्किट क्या है और उसके पैरामीटर्स, कैसे हम एक ट्रांसफार्मर को डिज़ाइन करेंगे, क्या क्या उसके क्राइटेरियाज होंगे, ये सब हम लोगों ने इक्विवेलेंट सर्किट में देखा। आज हम लोग दो बहुत महत्वपूर्ण टेस्टिंग होती है बेटा ट्रांसफार्मर की, जो कि आपके लैब पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो उन दो टेस्टिंग को देखेंगे। वन इज़ ओपन सर्किट टेस्ट एंड दूसरा है हमारा शॉर्ट सर्किट टेस्ट। जनरली ट्रांसफार्मर की टेस्टिंग के लिए हम लोग मेनली देयर आर सेवरल टेस्टिंग। हाँ, नंबर वन इज़ पोलैरिटी टेस्ट। पोलैरिटी टेस्ट, second one is open circuit test and short circuit test. Open circuit test and short circuit test. Short सर्किट टेस्ट है ना। और तीसरा आप लोड टेस्ट, या इसको रख देते हैं, ज़्यादा इसकी डिमांड नहीं है लेकिन बता देते हैं। लोड टेस्ट, जब आप उसमें लोड देते हो, लोड दे के टेस्टिंग करते हो तो उसको बोला जाता है लोड टेस्ट। एंड लास्ट वन इज हम देखेंगे, इतने तरह की टेस्टिंग होती है। संपनर टेस्ट, संपनर्स टेस्ट, ठीक ना। इसको बैक टू बैक टेस्ट भी कहा जाता है। एग्जाम में कभी कभी नाम से ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये सब चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए, है ना। तो संपनर्स टेस्ट कहते हैं, या इसको बैक टू बैक टेस्ट भी कहते हैं। बैक टू बैक टेस्ट भी कहते हैं, है ना। ये जनरली टेम्परेचर इफेक्ट देता है। एक्चुअली किसी ट्रांसफार्मर के जो लॉसेस हैं, इक्विवेलेंट सर्किट में भी आप देख लिए हैं कि ट्रांसफार्मर में मेनली दो तरह के लॉसेस हैं, शंट लॉसेस एंड सीरीज ब्रांच लॉसेस, है ना। ट्रांसफार्मर में एक सीरीज ब्रांच है, एक शंट ब्रांच है। तो शंट ब्रांच में जो लॉसेज हैं दैट इज कॉल्ड कोर लॉस या आयरन लॉस। इट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ हिस्टेसिस लॉस प्लस एडी करंट लॉस। और जो सीरीज के लॉसेज हैं उनको वाइंडिंग लॉस बोला जाता है। अभी लॉसेज जब हम पढ़ेंगे तो और बेटर समझ में आएगा। तो इतनी तरह की टेस्टिंग किसी ट्रांसफार्मर में किया जाता है इन जनरल। बाकी हम रूटीन टेस्ट वगैरह की बात नहीं कर रहे हैं, है ना, वो बाद में देखेंगे जब उसका कंस्ट्रक्शन अच्छे से पढ़ेंगे, सिंगल फेज और थ्री फेज। अभी तो जानो सिंगल फेज थ्री फेज की ट्रांसफार्मर क्रिया विधि क्या है, कोर टाइप क्या है, शेल टाइप क्या है, पावर क्या, पावर ट्रांसफार्मर क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर क्या है। अभी सब इन सब चीज़ों को जानो बेटा। 3 लिम्ब ट्रांसफार्मर क्या है, 5 लिम्ब ट्रांसफार्मर क्या है। उसके बाद अगर कंस्ट्रक्शन हम लोग देखें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो इन्हीं में से आज हम जो सीखने जा रहे हैं दैट इज ओपन सर्किट टेस्ट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट। इसको मैं एक साथ ही रखता हूं क्योंकि दोनों का एम, दोनों का मोटिव एक ही है। पोलैरिटी टेस्ट, जब हम ट्रांसफार्मर को पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेललिंग कराते हैं तो उसमें पोलैरिटी, सेम पोलैरिटी का होना बहुत ज़रूरी है। तो पोलैरिटी टेस्ट जब हम लोग पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे तो उसमें पोलैरिटी टेस्ट देख लिया जाएगा। और संपनर टेस्ट भी इसी बीच में कहीं से देख लिया जाएगा, ज़्यादा कठिन नहीं है। लेकिन ये टेस्ट आपके लैब पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रैक्टिकल में भी आता है और इसका बहुत अपना इम्पॉर्टेंस है, इसके एडवांटेजेस भी हैं। तो ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट ये हमको देखना है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, व्हाट इज एन ओपन सर्किट टेस्ट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट। लेकिन उस पे जाने से पहले सबसे पहली बात ये आती है कि हम ओपन सर्किट टेस्ट या शॉर्ट सर्किट टेस्ट कराते क्यों हैं, हमारा एम क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट्स क्या है कि हम ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट
को कराते हैं, है ना। तो सबसे पहले तो यही देखो कि इसका एम क्या है बेटा, एम क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट, उद्देश्य, ऑब्जेक्ट, है ना, उद्देश्य। ओ, उद्देश्य क्या है, ठीक ना। व्हाट इज द एम ऑफ टू डू ओपन सर्किट टेस्ट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑफ ए ट्रांसफार्मर। तो जनरली हम लोग वाइवा वगैरह में पूछ लेते हैं कि व्हाट इज द मेन एम ऑफ टू डू और टू परफॉर्म ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट। तो इसका आंसर बहुत से बच्चे गलत दे देते हैं। वो कहते हैं कि सर वो शंट ब्रांच पैरामीटर्स निकालना है, वाइंडिंग रेजिस्टेंस निकालना है, और ये सब वैल्यू पता करने के लिए हम ओपन सर्किट टेस्ट या शॉर्ट सर्किट टेस्ट कराते हैं, है ना। मेनली हमको इन लॉसेस को निकालना ज़रूरी है। तो मेरे हिसाब से देखो बेटा, ये एम ओपन सर्किट टेस्ट शॉर्ट सर्किट टेस्ट का नहीं है। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए। जब भी कभी इंटरव्यू या वाइवा वगैरह में आपसे पूछ ले व्हाट इज़ द एम ऑफ टू परफॉर्म ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट, तो ये आंसर मत दीजिएगा। ये आंसर थोड़ा सा मैच नहीं करता ओसी एंड एससी टेस्ट के लिए, है ना। तो हमेशा ध्यान रखना मेरी बात को, लिख लो इस चीज़ को, ओपन सर्किट टेस्ट, एससी टेस्ट, इसको शॉर्ट में लिख दे रहा हूं मैं, ओसी या एससी टेस्ट इज डन on a transformer, on a transformer, on a transformer, on a transformer to predict, याद रखना मेरी इन बातों को बेटा, to predict, हमेशा आप यही बोलेंगे, to predict the performance of the transformer, the performance of the transformer or that transformer विदाउट, ये लास्ट सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, विदाउट एक्चुअल लोडिंग इट, विदाउट एक्चुअल लोडिंग इट। आप ट्रांसफार्मर पे कोई लोड नहीं दे रहे हो बेटा, इस चीज को आप बिल्कुल भली भांति जान लीजिए। टू प्रेडिक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ ए ट्रांसफार्मर विदाउट एक्चुअली लोडिंग इट, आप ट्रांसफार्मर पे कोई लोड नहीं दे रहे हो। अब इसका एग्जांपल आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए आपके पास 250 या 300 केवीए 300 एमवीए का ट्रांसफार्मर है ना। अब उसके आपको पैरामीटर्स निकालने हैं, शंट ब्रांच पैरामीटर्स निकालने हैं, सीरीज ब्रांच पैरामीटर्स निकालने हैं, आयरन लॉस निकालना है, वाइंडिंग लॉस निकालना है। तो क्या आप उसमें 350 या 250 एमवीए का ट्रांसफार्मर लोड में लगाओगे? सोचो कितनी बड़ी चीज़ हो गई। कहाँ 250 एमवीए का ट्रांसफार्मर आप उसको अगर अटैच कराओगे तो कितना ह्यूज पावर लॉस होगा। और ऐसे अगर मान लो आपको 10 ट्रांसफार्मर की टेस्टिंग करनी पड़े तो आपका कितना पावर तो वेस्ट हो जाएगा बेटा। तो इसी के लिए कहा जाता है कि ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट जब भी हम कराएंगे तो उस पर कोई लोड नहीं होगा, और बिना लोड के हम उस ट्रांसफार्मर का प्रेडिक्शन करते हैं कि हाँ इसमें कितना टेम्परेचर इफेक्ट आ रहा है। टेम्परेचर इफेक्ट मतलब लॉसेस, है ना। और लॉसेस कौन कौन से हैं? चूंकि ये स्टैटिक डिवाइस है तो मैकेनिकल लॉसेस तो नहीं होंगे, इसमें कोई डायनामिकल लॉसेस नहीं होंगे, है ना। इसमें
मेनली कौन कौन से लॉसेस होंगे, कोर लॉस होंगे और वाइंडिंग लॉस होंगे। तो उस वाइंडिंग लॉस और कोर लॉस को हम मेजर करने के लिए हम ट्रांसफार्मर पे कोई लोड नहीं लगाते हैं ना, बिना लोड दिए हम ये ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट को कराने जा रहे हैं। ठीक, अब आ जाइए, सबसे पहले शुरू करते हैं व्हाट इज ओपन सर्किट टेस्ट, है ना। ओपन सर्किट टेस्ट, ओपन सर्किट टेस्ट, ओपन ओपन सर्किट टेस्ट, इसको बोलते हैं बेटा खुला परिपथ परीक्षण, खुला परिपथ परीक्षण। मैं आपको बता रहा था खुला परिपथ परीक्षण भी इसको कहा जाता है। तो सबसे पहले इसका सर्किट डायग्राम देखो बेटा, सर्किट डायग्राम कैसे बनाएंगे, है ना। तो सर्किट डायग्राम बनाने के लिए देखिए, समझो इस चीज को, ये हमारी वेरिएबल वोल्टेज सप्लाई है। जनरली हम लोग यहाँ पे ऑटो ट्रांसफार्मर लेते हैं, लेकिन उस पार्ट को मैं आपके सर्किट डायग्राम में नहीं दिखा रहा हूँ, अभी मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, है ना। अभी मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ बेटा। तो जनरली यहाँ पे हम लोग लगा देते हैं वोल्ट मीटर, यहाँ पे हम लोगों ने वोल्ट मीटर दिया, ये ओसी टेस्ट की बात हो रही है। ठीक, यहाँ पे हम लोग वाट मीटर दे देते हैं। अब वाट मीटर का स्ट्रक्चर आप लोग जानते हो कैसे होता है ना। उसका सिंबॉलिक स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखाते हैं हम लोग। ये आपकी करंट कॉइल हो गई और ये आपका पोटेंशियल कॉइल हो गया, पोटेंशियल कॉइल। ये आपका हो गया करंट कॉइल और ये हो गया आपका पोटेंशियल कॉइल। इस तरह से, है ना। यहां पे लगाते हैं एक अमीटर, ध्यान से समझो इसकी सर्किट को। यहां पे लगा दिया जाता है एक अमीटर। ठीक, अमीटर के बाद ये आपका मान लो प्राइमरी साइड ही है अभी, लेकिन प्राइमरी सेकेंडरी अब नहीं बोलना है बेटा, हाई वोल्टेज वाइंडिंग और लो वोल्टेज वाइंडिंग मैंने आपको रीजन बता दिया था। और ये ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी साइड है, ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी साइड है। ये है आपका जनरली हाई वोल्टेज वाइंडिंग को आप ओपन रख देते हो। देखो ये है सर्किट डायग्राम, ये है आपका सेकेंडरी साइड।
तो जनरली सेकेंडरी साइड को मैं हाई वोल्टेज वाइंडिंग बोलूंगा। दिस इज द हाई वोल्टेज वाइंडिंग। ये जो टेस्ट कराया जाएगा ये लो वोल्टेज वाइंडिंग पे कराया जाता है। तो ये मेरा है हाई वोल्टेज वाइंडिंग, हाई वोल्टेज, ठीक। और ये है मेरा लो वोल्टेज वाइंडिंग, लो वोल्टेज वाइंडिंग। यानी ओपन सर्किट टेस्ट को जब भी मैं परफॉर्म कराऊंगा तो ये हमेशा लो वोल्टेज साइज, ये सबसे एग्जैक्ट है। आप चाहो तो हाई वोल्टेज साइड भी करा सकते हो, आपकी मर्जी, लेकिन उस तरह के इक्विपमेंट लगाने पड़ेंगे आपको। इसका रीजन मैं अभी आपको बताता हूं। तो ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ओपन सर्किट टेस्ट जब भी हम कराएंगे इसको लो वोल्टेज साइड पे कराएंगे, और जो इसका हाई वोल्टेज साइड है उसको हम केप्ट ओपन रखेंगे। ये हमारा ओपन सर्किट रहेगा बेटा, ये हमारा हमेशा ओपन सर्किट रहेगा, ठीक। हाई वोल्टेज वाइंडिंग मेरा ओपन सर्किट है। अब ये जो सप्लाई हम दे रहे हैं ये कैसा सप्लाई है? ये है रेटेड वोल्टेज, रेटेड वोल्टेज, या इसको आप कह दो वेरिएबल वोल्टेज, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी, क्या कह दो आप, क्योंकि हमको रेटेड वोल्टेज पे कराया जाता है बेटा। तो यहाँ पे अभी बताता हूं, इसको पहले लिख लो, क्या कह रहा हूं मैं, वेरिएबल वोल्टेज, वेरिएबल वोल्टेज, वेरिएबल वोल्टेज एंड वेरिएबल फ्रीक्वेंसी। अब वो कहां से आओगे, आप बैठे हो, आपको वेरिएबल वोल्टेज और वेरिएबल फ्रीक्वेंसी की सप्लाई चाहिए, है ना। वेरिएबल वोल्टेज और वेरिएबल फ्रीक्वेंसी की सप्लाई आपको चाहिए। तो जनरली लैब में करते क्या हैं, इस टर्मिनल पे हम लोग एक ऑटो ट्रांसफार्मर दे देते हैं, वो वेरिएबल वोल्टेज या वेरिएबल फ्रीक्वेंसी सप्लाई देता है। तो सिंगल फेस ऑटो ट्रांसफार्मर मैंने यहाँ पे लगाया, ध्यान से समझना। उस ऑटो ट्रांसफार्मर के दो टर्मिनल्स होंगे, है ना, एक फेज का होगा एक न्यूट्रल का होगा। तो दो टर्मिनल से हमने इस वोल्ट मीटर को कनेक्ट कर दिया है, इस वोल्ट मीटर को हमने कनेक्ट कर दिया। जैसे मैंने आपको प्रीवियस न्यूमेरिकल कराया था ना, मान लीजिए कि आपका ट्रांसफार्मर का रेटिंग ये है 23 केवीए, 23 केवीए, 23 केवीए, 2300 वोल्ट, 2300 वोल्ट ऑब्लिक 230 वोल्ट, 230 वोल्ट, इस रेटिंग का हमारा ट्रांसफार्मर है। तो हमने क्या किया, चूंकि ये परफॉर्मेंस हमको लो वोल्टेज साइड पे करना है, तो 230 वोल्ट के एंड में हमने यहाँ वेरिएबल वोल्टेज, वेरिएबल मतलब ऑटो ट्रांसफार्मर लगा दिया। यहाँ पे लैब में जब आप करोगे तो यहाँ पे ऑटो ट्रांसफार्मर अटैच होगा। उस ऑटो ट्रांसफार्मर के दो टर्मिनल को आपने इस वोल्ट मीटर से कनेक्ट करा दिया। अब वोल्ट मीटर चूंकि ये पैरेलल में है ना, वोल्ट मीटर से एक वायर जाएगा। अब इस वाट मीटर में 4 टर्मिनल होते हैं बेटा, लैब में जाना, अगर नहीं गए हो तो इसको पता करो, इसमें 4 टर्मिनल होते हैं, एम एल सी वी, है ना। तो एम को तो सी से आप पहले ही कनेक्ट करा दो, बस इतना काम किया जाता है, ये सब इंटरनल पार्ट है किसी वाट मीटर का। तो एम को सी से आपने कनेक्ट कराया, है ना, 2 तार लिया, उसको यहां से शंटिंग करा दी, तो एम और सी आपका कॉमन हो गया। इसको बोलते हैं मेन, इसको बोलते हैं लाइन, इसको बोलते हैं कॉमन, और ये हो गया आपका पोटेंशियल कॉइल के लिए। आप जानते हो किसी वाट मीटर में करंट कॉइल होता है और पोटेंशियल कॉइल होता है, ठीक ना। तो आपने यहाँ पे इसको कनेक्ट करा दिया, कनेक्ट कराने के बाद ये वोल्टेज कॉइल से एक तार ले गए जो इसके मेन से लगाया, इसकी लाइन से आपने एक तार निकाला और वो एमीटर के पहले टर्मिनल पे दे दिया, दूसरे टर्मिनल को आपने लो वोल्टेज वाइंडिंग पे अटैच करा दिया। तो इस तरह से आपका सर्किट डायग्राम कंप्लीट हो गया। हाई वोल्टेज साइड यानी जो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के आपके अदर जो टर्मिनल्स होंगे ना, उसको आप छोड़ दो, उसमें आप कुछ भी ना लगाइए, वो आपका ओपन सर्किट कंडीशन हो जाएगा, है ना। ध्यान रहे इस सर्किट में, शायद ये चीज आपको बुक्स में ना मिले बेटा, तो यहाँ पे ध्यान रखना कि अगर ये हाई वोल्टेज साइड आपका ओपन सर्किट कंडीशन में है, मींस ओपन सर्किट कंडीशन में क्या होता है, ओपन सर्किट कंडीशन में आपका रेजिस्टेंस का मान इनफाइनाइट होता है। यानी इसको आप बोलोगे कि जो इसका लोड है वो
हाई बर्डन इंपीडेंस वाला लोड है, रेजिस्टेंस का मान बहुत ज्यादा होने का मतलब क्या हुआ, ओपन सर्किट के लिए इन्फानाइट हुआ, तो इसका मतलब रेजिस्टेंस का मान लोड पर बहुत ज्यादा है। तो रेजिस्टेंस का मान यदि बहुत ज्यादा है तो इसी को बोलते हैं हाई बर्डन लोड, है ना। तो हाई बर्डन लोड के लिए बिल्कुल बात का ध्यान रखना कि जो वाट मीटर का कनेक्शन होता है उसका अरेंजमेंट कुछ इस तरह से किया जाता है ना। हाई बर्डन इंपीडेंस के लिए, हाई बर्डन इंपीडेंस के लिए ये जो वाट मीटर लगाया जाता है, प्रैक्टिकली बात कर रहा हूं मैं, ये जो वाट मीटर लगाया जाता है इट इज अहेड टू दैट एमीटर। एमीटर के पहले आपको वाट मीटर लगाना है, यानी वोल्ट मीटर और एमीटर के बीच में वाट मीटर रखा जाएगा। कब, जब हाई बर्डन इंपीडेंस लोड है आपका, तो ओपन सर्किट टेस्ट में ये आपका हाई बर्डन ही तो है। तो हाई बर्डन के लिए अब ये मेजरमेंट की बात है बेटा, हाई बर्डन इंपीडेंस के लिए आपको एरर मेजरमेंट कम करना है। पता नहीं आप लोगों ने इस चीज को पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, वो मेजरमेंट की बात है। जब मेजरमेंट पढ़े होगे तब तो समझ में आ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूं, कि हाई बर्डन इंपीडेंस के लिए जो वाट मीटर का कनेक्शन होता है वो कुछ इस तरह से होता है। उसी तरह लो बर्डन इंपीडेंस के लिए अमीटर अहेड हो जाएगा टू दिस वाट मीटर, वो मैं शॉर्ट सर्किट टेस्ट में बताऊंगा। तो जनरली ये चीज आपको बुक्स में नहीं मिलेगा, प्रैक्टिकली ये होता है, प्रैक्टिकली ये होता है। तो ये हमारा सर्किट अरेंजमेंट हो गया। दिस इज द सर्किट अरेंजमेंट ऑफ ओपन सर्किट टेस्ट ऑफ दैट ट्रांसफार्मर। क्लियर। अब इसके बारे में थोड़ा सा लिख लिया जाए, इसमें पूछता क्या है। देखो, ओपन सर्किट टेस्ट जब भी एग्जाम में आएगा आपके, तो इस तरह से इसका आपको सर्किट डायग्राम बनाना है। दूसरी चीज, इसमें आपको कुछ पॉइंट्स हमेशा याद रखने हैं, बिल्कुल उस पॉइंट को जरूर लिखना है, यानी जो पॉइंट्स मैं लिखाऊंगा उस चीज को समझो और एग्जाम में आपके जरूर लिखना है। पहला चीज क्या है, पहला पॉइंट तो मैंने बताया कि यह टेस्ट ट्रांसफार्मर के, यह टेस्ट ट्रांसफार्मर के लो वोल्टेज साइड में कराया जाता है। लो वोल्टेज साइड में साइड में कराया जाता है। ये पॉइंट आपको जरूर लिखना है। ओसी टेस्ट के बारे में आ गया, जाता है तथा हाई वोल्टेज साइड को ओपन रखा जाता है। ओपन रखा जाता है। अब इसका रीजन जान लो, ऐसा क्यों, इसका रीजन जान लो। पूछ लेता है कि लो वोल्टेज साइड में ही ओपन सर्किट टेस्ट को कराना क्यों जरूरी भाई, हाई वोल्टेज साइड में क्यों नहीं। तो पहली बात तो ये जान लो कि जो सबसे पहली चीज है कि, अच्छा ये भी लिख लो, पहले ये भी लिख लो, दूसरी बात भी लिख लो। दूसरा बात मैं क्या कह रहा हूं, यह टेस्ट रेटेड वोल्टेज तथा रेटेड फ्रीक्वेंसी पर कराया जाता है। रेटेड वोल्टेज तथा रेटेड फ्रीक्वेंसी पर कराया जाता है। फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति, हाँ, रेटेड वोल्टेज तथा रेटेड फ्रीक्वेंसी पर कराया जाता है।
कराया जाता है। अब जरा पहला पॉइंट देखो, यह टेस्ट लो वोल्टेज साइड में कराया जाता है तथा हाई वोल्टेज साइड को ओपन रखा जाता है। तो पहला प्रश्न ये आता है कि लो वोल्टेज साइड में क्यों भाई हाई वोल्टेज साइड में करा लेते। तो पहला रीजन तो ये हुआ कि देखिए, अगर आप लो वोल्टेज साइड में कराते हैं, इसी से समझो कि आपके ट्रांसफार्मर की रेटिंग 23 केवीए 2300 वोल्ट ऑब्लिक 230 वोल्ट। लो वोल्टेज साइड में कराने का मतलब यह है कि आप इसको 230 वोल्ट रेटेड वोल्टेज पर आप ये टेस्ट परफॉर्म करने जा रहे हो। जरा मुझे ये बताओ कि अगर आप 230 वोल्ट के सप्लाई से टेस्टिंग करने जा रहे हो, तो ये जो अमीटर, वोल्ट मीटर और ये वाट मीटर आपने लिया है, ये लो रेंज का अवेलेबल आपके लिए आसान करना, लो रेंज का आपको आसान रहेगा कि हाई वोल्टेज रेंज का आसान रहेगा। मान लीजिए कि यही टेस्ट अगर आप 2300 वोल्ट पे कराते, तो उसी के हिसाब से उसी पार्टिकुलर रेंज के लिए आपको वोल्ट मीटर भी सेलेक्ट करना पड़ता, आपको वाट मीटर भी सेलेक्ट करना पड़ता और अमीटर भी उसी रेंज का सेलेक्ट करना पड़ता। तो एक रीजन तो ये हो गया। दूसरा, जब हाई हाई रीजन के आप वोल्ट मीटर, अमीटर या वाट मीटर आप चूज करोगे, तो उसके हिसाब से उसका खर्चा भी तो बढ़ जाएगा, है ना। तीसरी बात क्या हुआ कि खुदा ना खास्ता मान लो आपको झटका लग गया, मान लो आपको करंट लग गया, तो 230 वोल्ट पे झटका कम लगेगा कि 2300 वोल्ट पे झटका कम लगेगा। जाहिर सी बात है कि 2300 वोल्ट में आपको एक तीव्र झटका लगेगा। तो यही कारण है कि जो ओपन सर्किट टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं, वो लो वोल्टेज साइड में इसकी टेस्टिंग की जाती है। हमारा लो रेंज के हमको इक्विपमेंट्स भी मिल जाएंगे। अब सोचो, अगर यही टेस्ट अगर आप 2300 वोल्ट पे करते होते, तो 2300 वोल्ट के हिसाब से 2300 वोल्ट का वोल्ट मीटर लैब में अवेलेबल है क्या, जाके जरा देखना। मैक्सिमम ये 1000 या 1500 वोल्ट का आपको लैब में मिलेगा, इससे ज़्यादा मिलेगा ही नहीं बेटा, है ना। कहाँ 2300 वोल्ट, है ना। तो उस हिसाब से इक्विपमेंट को कलेक्ट करना भी थोड़ा सा टफ चेस माना जाता है। इसीलिए इस टेस्ट को हम लोग जो है लो वोल्टेज साइड में करते हैं। तो लो वोल्टेज साइड में करने का मतलब क्या हुआ, यहां पे आप लिख लो छोटा सा कि इक्विपमेंट easily available और दूसरी बात आप क्या कह सकते हो, सेफर टू यूज। मतलब अगर झटका लगे तो लो वोल्टेज साइड से आदमी बच जाए। 230 वोल्ट का लगेगा तो बच सकता है, 2300 वोल्ट का लगेगा तो बचेगा, है ना। तो सेफर टू यूज हुआ बेटा, इसलिए हम इस टेस्ट को लो वोल्टेज साइड में करेंगे। दूसरी बात मैं क्या कह रहा हूं कि यह टेस्ट रेटेड वोल्टेज तथा रेटेड फ्रीक्वेंसी पर किया जाता है। अब देखो, जनरली हम लोग नो लोड टेस्ट से निकालते क्या है, इसका परफॉर्मेंस क्या है, तो जनरली इससे हम लोग शंट ब्रांच के पैरामीटर्स निकालते हैं। थोड़ा सा इक्विवेलेंट सर्किट, एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट को अगर आप सोचिए, तो शंट ब्रांच पैरामीटर्स में क्या है, आरसी और एक्सएम, ये निकालने का काम किया जाता है। आरसी से हमको क्या मिल जाएगा, आयरन लॉस मिल जाएगा, और एक्सएम से हमको मैग्नेटाइजिंग ब्रांच में जो हम कोर को एक्साइट कर रहे हैं उससे जो लॉसेज हो रहे हैं वो हमको एक्सएम की वजह से मिल जाएगा। और ये दोनों वोल्टेज डिपेंडेंट क्वांटिटी है कि नहीं है ना, इसीलिए तो इसको शंट में लगाया जा रहा है। तो जनरली हम ओपन सर्किट टेस्ट से कोर लॉसेज निकालते हैं, और कोर लॉस जो है वो वोल्टेज डिपेंडेंट क्वांटिटी है और फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट क्वांटिटी। आप जानते हो ना, हिस्टेरिसिस लॉस, एडी करंट लॉस। हिस्टेरिसिस लॉस आप कैसे डिफाइन करते हो, हिस्टेरिसिस लॉस का फार्मूला होता है पीएच इज इक्वल टू के एच बी एम टू द पावर एन। जनरली ये 1.6 रखते हो ना फॉर सिलिकॉन स्टील, आगे मैं ये सब बताने वाला हूं, इनटू एफ पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक। और जो एडी करंट लॉस होता है
ये तो प्रीवियस एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट जब हम बनाए थे तो आपको दिखाया था कि ये तो वोल्टेज के स्क्वायर के प्रोपोर्शनेट होता है एग्जैक्टली। जनरली हम इसको डिफाइन करते हैं के ई बी एम स्क्वायर एफ स्क्वायर टी स्क्वायर, जहाँ टी उसकी थिकनेस है। ये भी पर यूनिट वॉल्यूम होता है, ये भी पर यूनिट वॉल्यूम कंसीडर किया जाता है ना। तो जो कोर लॉसेस हैं उसके लिए हम इसको रेटेड वोल्टेज और रेटेड फ्रीक्वेंसी पर चलाते हैं। आप देख रहे हैं ना, ये दोनों ही फ्रीक्वेंसी एंड वोल्टेज डिपेंडेंट क्वांटिटीज हैं। तो इसको रेटेड वोल्टेज और रेटेड फ्रीक्वेंसी पे हम लोग ओपन सर्किट टेस्ट को परफॉर्म कराते हैं। जिस मान लीजिए थोड़ा बहुत अगर 2% का फ्लक्चुएशन इधर उधर आए तो उसको इग्नोर कर दीजिए आप, है ना। हम मान लेते हैं कि जो हमारा वोल्टेज है, जो हमारी फ्रीक्वेंसी है, वो रेटेड वोल्टेज पर है, वो रेटेड फ्रीक्वेंसी पे है। बाकी 2% 1% का फ्लक्चुएशन इधर उधर चलता है ना। तो इससे इससे हम लोग कांस्टेंट लॉसेस को मेजर करेंगे, ठीक ना। तो तीसरी बात क्या हो गई कि इस टेस्ट से कोर लॉस को आयरन लॉस भी कहते हैं। हाँ, आयरन लॉस ज्ञात किया जाता है। कोर लॉस या आयरन लॉस ज्ञात किया जाता है, ठीक। चौथी बात भी, वैसे ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है लेकिन आप लिखना चाहो तो लिख लो कि वाट मीटर को या ऐसे कहना कि चूंकि ये हाई, यस ठीक है, वाट मीटर को अमीटर से पहले रखना चाहिए। अब ये कोई कंडीशन नहीं है लेकिन ऐसे रखोगे तो आपका रिजल्ट बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा, त्रुटियां बहुत कम मिलेंगी। चूंकि ये हाई बर्डन इंपीडेंस है ना, लोड आपका क्या है, हाई बर्डन इंपीडेंस है। तो जो सर्किट डायग्राम है उसमें वाट मीटर को आप अमीटर से पहले रखिए, ठीक। अब तीसरी क्या हो गई, इस टेस्ट को कोर लॉस आयरन लॉस ज्ञात करने के लिए किया जाता है, मैंने आपको बता दिया, ठीक ना। तो ये मेन पॉइंट्स हैं ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट कराने के लिए। ये 4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पांचवी बात बेटा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप वाट मीटर कैसा लोगे, वाट मीटर का सिलेक्शन कैसा होगा इसमें, तो ध्यान रखना लो पावर फैक्टर वाट मीटर का यूज करेंगे। क्यों, लो पावर फैक्टर वाट मीटर का प्रयोग करना चाहिए क्यों भाई, क्यों लो पावर फैक्टर वाट मीटर चाहिए हमको। जनरली क्या है, यहाँ पे हम कैसा वाट मीटर ढूंढेंगे, ओपन सर्किट टेस्ट कर रहे हैं तो पावर फैक्टर कितना होना चाहिए, पावर फैक्टर इसी को तो आप cos फाई बोलते हो, cos फाई। इसमें जो नो लोड कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है, ये आता है 0.2। क्यों 0.2,
इस रेंज का हमको वाट मीटर जिसका पावर फैक्टर कितना है, नो लोड पर 0.2 है ना, इस रेंज का हमको वाट मीटर इसमें दिखाना है। अब आप पूछोगे 0.2 ऐसा क्यों हो गया सर, तो आप जरा प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर का नो लोड पर मैंने आपको फेजर डायग्राम बताया था, वो कुछ ऐसा आया था बेटा, इस तरह से। ये आपका मैक्सिमम फ्लक्स हो गया, ये आपका V2 V1 इज इक्वल टू E1 आया था, याद करो। ये आपका V2 इज इक्वल टू E2 आया था। प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर के लिए इसका नो लोड करंट आपने ऐसे दिखाया था ना, ऐसे दिखाया था, और मैंने आपको बताया था कि नो लोड पे ये जो पावर फैक्टर एंगल होता है 50, इसकी वैल्यू लगभग लमसम 80 डिग्री के करीब होता है। 80 डिग्री मैंने आपको बताया था, विद रीजन आपको बताया था कि लगभग 90 डिग्री लैग ना करके कुछ उससे ऊपर उठा होगा, तो कुछ उस ऊपर लगभग 10 डिग्री ऊपर हम रखेंगे, क्योंकि हमको कोर लॉस भी तो दिखाना है भाई। तो ये जो एंगल होता है ये लगभग 80 डिग्री के करीब होता है। कितना होता है, 80 डिग्री के करीब होता है। और कॉस 80 डिग्री का मान कितना आता है बताओ जरा, कॉस 80 डिग्री का मान इट इज लमसम अबाउट टू 0.2 ही तो आता है, इतना ही आता है। आप लोग कैलकुलेट करके देख लेना, कॉस 80 डिग्री की वैल्यू लगभग 0.2 के बराबर ही होता है। तो हमको लो पावर फैक्टर मीटर लगाना है, जो भी हम सर्किट में पावर वाट मीटर लगा रहे हैं वो लो पावर फैक्टर का वाट मीटर हमको सर्किट में लगाना है। तो आपने सर्किट डायग्राम देख लिया, इसका उद्देश्य समझ लिया, इसको क्यों परीक्षण किया जाता है इसका वो आपने देख लिया, कैसे सर्किट अरेंज में कौन सी चीजें कहाँ लगानी है ना, लो वोल्टेज साइड पे ही लगाना है, ये सब आपने समझ लिया। अब इससे हमको शंट ब्रांच पैरामीटर दैट इज आरसी और एक्सएम का मान निकालना है। तो थोड़ा सा उसके लिए हम इसके एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट पर जाएंगे, है ना। देखो एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बनाएंगे आप, ये मैं बता चुका हूं। इसका एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट कैसे होगा, ये आपका रेटेड वोल्टेज सप्लाई हो गया, ये R1, फिर क्या है JX1, ये आपका शंट ब्रांच पैरामीटर्स होता है इस तरह से। ये इसको आप कहते हो RC, ये हो गया JXM, ये है नो लोड करंट I0, ठीक, और ये हो गया आपका लो वोल्टेज साइड, ठीक। उसके बाद आप हाई वोल्टेज साइड को ओपन करते हो, इक्विवेलेंट सर्किट पहले देख लो। ये है आपका सेकेंडरी साइड का लीकेज रिएक्टेंस, फिर सेकेंडरी साइड का रेजिस्टेंस, ठीक। उसके बाद लोड टर्मिनल को ओपन सर्किट टेस्ट में आप ओपन सर्किट छोड़ दे रहे हो, ओपन सर्किट आप छोड़ दे रहे हो, यानी ये है आपका R1 JX1, ये है आपका IC, ये है आपका IM मैग्नेटाइजिंग ब्रांच ऑफ करंट, ये हो गया JX2 इक्विवेलेंट सर्किट बोल रहा हूं, सेकेंडरी रिफर टू प्राइमरी, यानी ये X2 डैश होगा, और ये होगा आपका R2 डैश, ये आपका हो जाएगा R2 डैश, ठीक ना। तो ये आपका इक्विवेलेंट सर्किट होगा जिसमें लोड साइड को आपने ओपन सर्किट कर दिया है, और ये आपका रेटेड वोल्टेज V रेटेड, एक्चुअली आपने ओपन सर्किट पे कराया है ना, ध्यान देना। तो मैं अभी मान लेता हूं कि रेटेड ही है, यही तो आपका ओपन सर्किट वोल्टेज है, ठीक है। और ये आपका I1 होगा, तो I1 इज इक्वल टू, इस केस में I0 होगा कि नहीं होगा बताओ। एक्चुअली I1 क्या होता है, I1 इज इक्वल टू I0 प्लस I2 डैश होता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन सेकेंडरी साइड को बेटा आपने ओपन सर्किट रखा है, इसको क्या रखा है, ओपन सर्किट रखा है। तो बताओ क्या यहाँ पे कोई करंट जाएगी, यहाँ पे कोई करंट जाएगी, I2 डैश तो इसका 0 हो गया ना,
I2 डैश तो इसका 0 हो गया। ओपन सर्किट कंडीशन में करंट तो 0 होता है, यानी सेकेंडरी साइड पे कोई करंट नहीं जा रहा है। तो फाइनली जो करंट इसमें जा रहा है वो नो लोड करंट या एक्साइटिंग करंट ही तो जा रहा है। तो इस पूरे सर्किट से अगर मैं इस ब्रांच को हटा दूं तो कोई मान में अंतर आने वाला है क्या? बिल्कुल नहीं आने वाला है। तो वही काम मैं करने जा रहा हूं, इस पोर्शन को मैं हटा देता हूं, इस पोर्शन को मैं हटा देता हूं। ठीक, ये वाला ये चला गया और ऊपर से ये चला गया, क्योंकि इसमें कोई करंट ही नहीं जा रहा है। इसमें कोई करंट ही नहीं जा रहा है। ठीक, तो फाइनली अब आपका सर्किट इतना बचा ओपन सर्किट कंडीशन की वजह से। इसको भी हटा दीजिए, ये भी हट गया। ठीक, अब फाइनली आपका सर्किट इतना बना। ये हमने लिया इसके स्टीन मेच इक्विवेलेंट सर्किट या टी इक्विवेलेंट सर्किट, या इसी को आप कहते हो एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट। तो एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट से ओपन सर्किट टेस्ट जब हम लोगों ने कराया तो फाइनली रिजल्ट हमको ये मिला, है ना। अब इसको भी मैं सीधे I1 न लिख के सीधे I0 से रिप्रेजेंट करूं, क्योंकि आप केवल इसमें नो लोड करंट या एक्साइटिंग करंट फ्लो करेगा, नो लोड करंट या एक्साइटिंग करंट ही फ्लो करेगा, I0। ठीक, अब इसके हिसाब से अब आपके पास पैरामीटर्स क्या हैं? V रेटेड है, V रेटेड को ही आप क्या कह रहे हो? V रेटेड कहां से मिलेगा आपको? जो सर्किट में आपने वोल्ट मीटर लगाया है ऑटो ट्रांसफार्मर के अक्रॉस या वेरिएबल वोल्टेज, अभी मैंने ऑटो ट्रांसफार्मर आपको नहीं पढ़ाया है, लेकिन आप ये रख लो कि वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी सप्लाई आपको चाहिए, वेरिएबल वोल्टेज सप्लाई अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आपको ऑटो ट्रांसफार्मर से लैब में जब जाना तो देखना उसको, है ना, बहुत ध्यान से इस चीज सब चीज़ों को करना, समझना इन चीज़ों को। तो उससे आपने वेरिएबल वोल्टेज सप्लाई ले लिया है। अब वेरिएबल वोल्टेज सप्लाई वही तो आपका वोल्ट मीटर पढ़ रहा है, और वो किस कंडीशन में पढ़ रहा है? ओपन सर्किट कंडीशन में पढ़ रहा है। तो इसी को आप कहोगे VOC, ओपन सर्किट वोल्टेज। I0 कहां से मिलेगा? I0 मिलेगा आपको अमीटर से। किससे मिलेगा? अमीटर से। I0 आपको मिलेगा अमीटर से, जो अमीटर आपने लगाया है वो I0 पढ़ेगा, मतलब नो लोड करंट वो देने वाला है। ठीक, उसी प्रकार जो आपने वाट मीटर लगाया है, अब वाट मीटर क्या पढ़ेगा? वाट मीटर क्या पढ़ेगा? पावर पढ़ेगा, AC पावर पढ़ेगा। AC पावर में कौन कौन सी पावर पढ़ेगा? अब ये फंडामेंटल की चीजें हैं। आपके AC में 3 तरह के पावर होते हैं, कॉम्प्लेक्स पावर जिसको कि आप ऑपरेंट पावर भी बोलते हो, एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर। इन सब चीजों का मतलब आपको पता होगा, है ना। तो जनरली वाट मीटर हमारा एक्टिव पावर को मेजर करता है। तो जो वाट मीटर लगाया है वो क्या पढ़ेगा आपका? वो क्या पढ़ेगा? मान लो उसको मैं P0 से, कुछ लोग W0 लिख देते हैं, मैं यहाँ P0 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। यही तो आपका वाट मीटर का रीडिंग होगा। वाट मीटर, वाट मीटर, वाट मीटर रीडिंग, ये वाट मीटर पढ़ेगा। और ये क्या देगा? ये रीडिंग में देगा क्या? ये देगा एक्टिव पावर। क्या देगा? एक्टिव पावर। अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान से समझना, इस इक्विवेलेंट सर्किट में करंट आपकी जो अमीटर की जो करंट आ रही है वो R1 पर भी जा रहा है और RC पर भी जा रहा है, RC पर भी जा रहा है। इसका मतलब जो वाट मीटर रीडिंग देगा उसमें कुछ पावर लॉस यहां पर भी होगा, R1 पर भी पावर लॉस होगा, और कोर लॉस, कोर में जो रेजिस्टेंस है उस रेजिस्टेंस के वजह से भी कुछ पावर लॉस देगा। यानी कि जो वाट मीटर है वो को वाइंडिंग के भी कुछ लॉसेस देगा और कोर के भी कुछ लॉसेस बताएगा। पावर वाट मीटर की रीडिंग क्या होती है सिंगल फेज के लिए? ये होता है VI cos ऑफ फाई, और इसी को तो आप I²R लॉस बोलते हो बेटा, इसी को I²R लॉस बोलते हो ना। इस केस में क्या है? इस केस में है आपका P0 इज इक्वल टू VOC
I0 cos ऑफ phi 0। यही तो है, यही सारी रीडिंग के हिसाब से यही तो वाट मीटर पढ़ेगा। लेकिन आपने अपने तथ्य में बोला कि इस टेस्ट से हम शंट ब्रांच पैरामीटर यानी कोर लॉस निकालते हैं। तो जब कोर लॉस निकालते हैं तो एक लॉस तो I0 का स्क्वायर R1 भी है ना। इसका देखो लॉसेस क्या होगा, फाइनली जो लॉसेस होगा, जो वाट मीटर पढ़ेगा, वाट मीटर क्या पढ़ेगा यहाँ पे, वाट मीटर पढ़ेगा आपका I0 स्क्वायर R1 प्लस I0 स्क्वायर R1 प्लस I0 स्क्वायर RC। इन दोनों का कॉम्बिनेशन वाट मीटर देगा। तब तो भाई आप कहो कि भाई ये तो वाइंडिंग लॉस भी देगा और कोर लॉस भी दे रहा है। सर आपने ये को कह दिया कि इससे हम कोर लॉस निकालते हैं, इससे तो वाइंडिंग लॉस भी निकल जा रहा है, कॉपर लॉस भी निकल जा रहा है। नहीं, अब यहाँ पे आप समझिएगा कैसे। देखो ये I0 स्क्वायर R1 एक पावर यहाँ गई और एक पावर कोर पर गई, जिसको आप बोल रहे हो IC स्क्वायर, सॉरी ये तो IC होगा ना, जो कि I0 का ही कंपोनेंट है मान लीजिए आप, तो IC का स्क्वायर RC, और एक पावर ये मेजर कर रहा है। जरा मुझे बता सकते हो कि ये पावर कितना होगा, मतलब I0 स्क्वायर R1 का मान क्या होगा। तो मैंने आपको बताया था कि किसी ट्रांसफार्मर में जो नो लोड करंट होता है वो कितना होता है, नो लोड करंट I0 की वैल्यू कितना होता है। I0 मैंने आपको बताया था इट इज 2% टू 3%, 2% टू 3%, नॉट मोर देन, यही तो बताया था, नॉट मोर देन 5%। हम वह सिनारियो ले लेते हैं, मान लेते हैं कि जो हमारा ये फुल लोड करंट के कंपैरिजन में है ना, फुल लोड करंट के, हम वह सिनारियो ये ले लेते हैं कि मान लीजिए 5% करंट बह रहा है। नो लोड करंट कितना है, 5% है, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता ना। तो 5% करंट, अच्छा ये प्रतिरोध कितना होगा, R1 की वैल्यू कितना होगा। तो किसी ट्रांसफार्मर में ध्यान रख लो कि वाइंडिंग लॉसेस, वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत कम होता है। मैंने आपको बताया था ना कि जेड में एक्स का मान आर के मान से लगभग 4 गुना, और बड़े बड़े ट्रांसफार्मर में तो ये 5 गुना 6 गुना हो जाता है। तो आर का मान, वाइंडिंग रेजिस्टेंस का मान बहुत कम होता है। जरा ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कि इस पूरे ट्रांसफार्मर का जो हम डिस्कशन कर रहे हैं 1% वाइंडिंग लॉस हो रहा है, मान लीजिए 1% वाइंडिंग लॉस हो रहा है, तो 1% में आधा लॉस तो सेकेंडरी साइड भी हो रहा होगा ना भाई, जहां कोई करंट नहीं जा रहा है। मानते हो कि नहीं इस चीज को। तो आधा रेजिस्टेंस तो आप इधर निकाल दीजिए, तो इस R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.5%, 0.5%, 0.5%। तो अब ये 0.5% रेजिस्टेंस है और नो लोड करंट कितना है, वो 5%। वह सिनारियो आपने माना है कि 5% आपने नो लोड करंट ले लिया है। तो मुझे बता सकते हो कि इस प्रतिरोध में, इस रेजिस्टेंस में या इस वाइंडिंग में कितना लॉस हो रहा होगा, कितना लॉस हो रहा होगा, वाइंडिंग लॉस कितना आ जाएगा बोलो। वाइंडिंग लॉस आपका आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 5% का स्क्वायर, 5% का स्क्वायर इंटू कितना, 0.5%। अब 5% का स्क्वायर कितना होगा, 5% का स्क्वायर 25% होगा। 5 का स्क्वायर, 5% का स्क्वायर 25% नहीं होगा बल्कि 0.25% होगा। 5% का स्क्वायर कितना होगा, 5% का स्क्वायर 0.25% और इंटू 0.5%। सोचो कितनी नेग्लिजिबल क्वांटिटीज आपको मिली, ये कितनी छोटी क्वांटिटी मिली। क्या इसके लिए अपनी जान दे दोगे, इसको आप हटाइए यहां से, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। आप मेरी एक बात को याद रखिए
इट इज इंडिकेशन ऑफ एन हेल्दी माइंड नॉट टू सीक एग्जैक्टनेस व्हेन एन अप्रोक्सीमेशन इज पॉसिबल। हम लोग अप्रोक्सीमेशन में जीते हैं, रियल वैल्यूज से हमको कोई मतलब नहीं है। और इतने सब एरर को, 5% वोल्टेज ड्रॉप को, वोल्टेज एरर को तो हम लोग बिल्कुल ऐसे कुछ मानते ही नहीं है। तो इसकी औकात क्या है इसके आगे, इसकी वैल्यू क्या है इसके आगे, 0.25% इंटू 5%। एक बहुत नेग्लिजिबल क्वांटिटीज आपको मिल रही है बेटा, नेग्लिजिबल क्वांटिटीज, नेग्लिजिबल, है ना। तो आप इसको आप हटा दीजिए, ये वोल्टेज ड्रॉप बहुत ही स्मॉल ड्रॉप है। इसलिए जो वाट मीटर आपने सर्किट में लगाया है ओपन सर्किट टेस्ट परफॉर्मेंस के लिए, उसमें वो केवल कोर लॉस को ही पढ़ेगा, वाइंडिंग लॉस को नहीं पढ़ेगा। अब दूसरी बात मैं क्या कह रहा हूं कि ये जो वाइंडिंग है, इस वाइंडिंग में कुछ वोल्टेज ड्रॉप भी तो हो रहा होगा, इस वाइंडिंग में कुछ वोल्टेज ड्रॉप भी तो हो रहा होगा। अब वो वोल्टेज ड्रॉप कितना हो रहा है, कहने का मतलब ये है कि ये आपका VOC है ना, ये आपका VOC है। अब VOC से कुछ वोल्टेज ड्रॉप यहां हुआ होगा, कुछ वोल्टेज ड्रॉप यहां पर हुआ होगा। अब उसमें से जो वोल्टेज बच जाएगा वही तो यहाँ का वोल्टेज दिखाओगे, है ना। तो उसको हम लोग अप्रोक्सीमेटली मान लेते हैं कि वो VOC के बराबर ही है, क्योंकि ये वोल्टेज ड्रॉप भी बहुत कम होगा। कैसे कम होगा, देखो 5% आपका नो लोड करंट है ना, और इसका पूरा इंपीडेंस कितना होगा, 1%, मतलब 0.5% तो आपका रेजिस्टेंस है। मान लो रिएक्टेंस की वैल्यू क्या है, मैं पूरे ट्रांसफार्मर में जो रिएक्टेंस का मान है उसको 10% मान लूं। वैसे इतना भी नहीं होता, ये भी बहुत कम क्वांटिटीज में आता है, लेकिन मान लीजिए कि रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में 10% हो रहा है, तो 10% का आधा 5% यहां हो रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं, 5% करंट और 5% इंपीडेंस, तो 5% और 5% कितना हो गया, 25%, 0.25%, है ना। तो 0.25% वोल्टेज ड्रॉप, इसको भी आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो ये जो सीरीज ब्रांच ओपन सर्किट टेस्ट में आप इस सीरीज ब्रांच को जो दिखा रहे हैं, ये समझने की चीज है बेटा, बहुत अच्छे से समझ लो इस चीज को, है ना। इसको फाइनली आप हटा सकते हैं, क्योंकि पावर लॉस वाट मीटर की रीडिंग में इसका कोई वैल्यू नहीं है, नेग्लिजिबल है, बहुत स्मॉल क्वांटिटीज दे रहा है, और वोल्टेज ड्रॉप भी ये बहुत कम दिखा रहा है। इसलिए फाइनली मैं इस पूरे ब्रांच को हटा सकता हूं और ये मान लो कि जितना वोल्टेज है वो सब इस शंट ब्रांच पैरामीटर्स पे जा रहा है, और जो भी इसका पावर लॉस है वो वाट मीटर रीडिंग दे रहा है। तो फाइनली इक्विवेलेंट सर्किट क्या हो गया ओपन सर्किट टेस्ट के लिए, इस प्रकार आप लिखिएगा, इस प्रकार अगर ये मेरे रीजन ना समझ में आए तो आप बार बार इसको समझने की कोशिश करिएगा। और एग्जाम में कभी कभी ये रीजन पूछ लेते हैं, सेमेस्टर एग्जाम में भी, तो वो रीजन आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, है ना। तो इस प्रकार ओसी टेस्ट के लिए, ओसी टेस्ट के लिए, ओसी टेस्ट के लिए ओसी टेस्ट के लिए फाइनल इक्विवेलेंट सर्किट कैसा हो जाएगा, फाइनल इक्विवेलेंट सर्किट। अब सर्किट को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया हूं, ये ना कहना सर को स्पेलिंग नहीं आती, है ना। CKT से मैं सर्किट को रिप्रेजेंट कर दिया हूं, ठीक ना। फाइनल इक्विवेलेंट सर्किट क्या हो जाएगा, देखो अब आपका फाइनल इक्विवेलेंट सर्किट ये बन गया, जस्ट आपने सीरीज ब्रांच को भी हटा दिया और फाइनल इक्विवेलेंट सर्किट आपका ये बन गया। फाइनल इक्विवेलेंट सर्किट आपका ये बन गया, जहां ये नो लोड करंट है, ये नो लोड करंट है, ये करंट यहां पे आएगा
I0, ठीक। ये करंट है आपका कोर लॉस कंपाउंड IC, और ये है आपका IM इक्विवेलेंट सर्किट से। इस रेजिस्टेंस की वैल्यू है RC, इसी को कोर लॉस रेजिस्टेंस बोल रहे हैं, और ये है आपका JXM, और यही V रेटेड है, V रेटेड, और यही आपका ओपन सर्किट वोल्टेज दे रहा है VOC, ये इसकी पोलैरिटी है, ठीक ना भाई। ये इस तरह से, तो फाइनल इक्विवेलेंट सर्किट आपको ये मिल गया। अब इस सर्किट से आपको डिफरेंट पैरामीटर्स निकालना है, RC और XM का मान निकालना है। तो देखो आपको पता क्या क्या है, आपको पता है POC, VOC और IOC आपको पता है, I0 आपको पता है। ओपन सर्किट कंडीशन में जो भी आपने इक्विपमेंट लगाए हैं उससे मेजरमेंट ले लोगे ना, उससे मेजरमेंट ले लोगे। तो अब देखो, अगर आपसे कहा जाए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ RC, RC की वैल्यू फाइंड करो, तो RC की वैल्यू क्या होगा, देखो आप कह सकते हो कि POC को आप डिफाइन कर सकते हैं, POC इज इक्वल टू VOC का स्क्वायर अपॉन RC। तो RC क्या मिल जाएगा, RC आपको मिल जाएगा VOC का स्क्वायर अपॉन POC, है ना। तो यहां से आपने RC निकाल लिया भाई, यहां से आपने RC निकाल लिया। RC की वैल्यू क्या आ गई, VOC का स्क्वायर अपॉन POC। POC क्या है, वाट मीटर की रीडिंग है, और VOC क्या है, ये ओपन सर्किट वोल्टेज या रेटेड वोल्टेज, जिस वोल्टेज पर आप उसको परफॉर्म करा रहे हो। तो यहां से आपको RC मिल गया। अच्छा जरा देखिएगा कि इस सर्किट में ये कन्वेंशनल अप्रोच है, जब आप इसकी गणना करेंगे तो वो उसका कन्वेंशनल अप्रोच है, इसी कैलकुलेशन से आप उसकी गणना करेंगे। अभी इस कन्वेंशनल अप्रोच को भी मैं हटाने वाला हूं और आपको एक इतना इजीएस्ट मेथड बताऊंगा कि जिससे कि सारे डायरेक्ट पैरामीटर्स आप यहां पे निकाल लेंगे। तो पहले कन्वेंशनल अप्रोच देखो, कन्वेंशनल अप्रोच से आपने पहला पॉइंट तो निकाल लिया, अब आपको निकाला है XM। तो XM निकालने के लिए आप क्या करोगे, आप जानते हो कि Z स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस XM का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट होगा ना। तो यदि आपको Z की वैल्यू पता चल जाए, तो आप XM की वैल्यू बहुत आराम से निकाल सकते हो इस सर्किट में। अब Z की वैल्यू क्या होगा, देखो ये पैरेलल अरेंजमेंट है, श्रेणी क्रम नहीं है, समांतर क्रम है। तो समांतर क्रम में जनरली आप क्या लेते हो, समांतर क्रम में आप एडमिटेंस निकालते हो, ना कि इंपीडेंस निकालते हो। इंपीडेंस निकालोगे तो थोड़ा सा टेढ़ा खींच हो जाएगा। देखो आपको करना पड़ेगा ना, 1/Z इज इक्वल टू, आपको इसमें करना पड़ेगा 1/RC प्लस 1/JXM, ये कन्वेंशनल अप्रोच है, प्लस 1/JXM। तो 1/Z टोटल एडमिटेंस लिख सकते हो ना। तो टोटल एडमिटेंस आपका हो जाएगा टोटल कंडक्टेंस G, और इसको जब आप सॉल्व करोगे J से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे। अब ये सब आपने बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मैं मान के चलता हूं कि आपने किया होगा। तो Y इज इक्वल टू G माइनस JBC मिलेगा आपको, G माइनस JBC मिल जाएगा, ठीक ना भाई। और इसी का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/Y क्या हो जाएगा, वो Z हो जाएगा। तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हो, या सीधे आप कैलकुलेट, G क्या है कंडक्टेंस, BC क्या है ससेप्टेंस, है ना। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आप लोगों ने ये सब चीजें किया होगा, है ना। तो इससे Y का मॉड कितना हो जाएगा भाई, Y का मॉड ये हो जाएगा आपका G स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और इस पूरे का अंडर रूट, क्लियर। तो G स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो यहां से BC निकाल लोगे ना, यहां से आप BC क्या निकाल लोगे, BC जो इसका ससेप्टेंस है वो हो जाएगा Y स्क्वायर माइनस G स्क्वायर, Y स्क्वायर माइनस G स्क्वायर, और इस पूरे का अंडर रूट,
अंडर रूट, है ना। तो BC आपने निकाल लिया। अब BC का रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल ले लो तो आपको क्या मिल जाएगा, इस XM की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये आपका हो गया कन्वेंशनल अप्रोच, जिससे कि आपने सारे शंट ब्रांच पैरामीटर्स निकाल लिए। RC निकाल लिया, XM निकाल लिया, तो इसका कोर लॉस आप निकाल लोगे आई नॉट स्क्वायर RC जो होगा वही इसका कोर लॉस होगा बेटा। तो इस तरह से आपने सारे सर्किट पैरामीटर्स निकाल लिए। अच्छा, इसका एक क्विक अप्रोच बताता हूं आपको, एक ट्रिकी अप्रोच बताता हूं जो शायद आपको बुक्स में ना मिले। तो देखिए वो क्या है, ट्रिक्स, इसको आप ट्रिक्स कह सकते हैं, या इसको कह सकते हैं क्विकेस्ट अप्रोच। हम लोग लैब वगैरह में ऐसे ही निकालते थे। क्विकेस्ट अप्रोच, क्विकेस्ट अप्रोच, है ना। देखो आपको रीडिंग क्या क्या दिया हुआ है, बहुत ध्यान से देखना। आपको पता है P0 क्या है, VOC क्या है, I नॉट क्या है ना। cos फाई 0 निकल जाएगा, बोलो cos फाई 0, cos फाई 0 निकल जाएगा। अच्छा पहले RC निकाल लो, इससे RC तो वैसे ही निकल जाएगा। देखो क्या कह रहा हूं मैं, RC तो सीधे निकल गया ना, देखो सीधे आएगा। RC की वैल्यू हो जाएगी VOC का स्क्वायर अपॉन PO, यही तो RC हो जाएगा। RC आपने डायरेक्ट निकाल लिया भाई रीडिंग से, RC आपने डायरेक्ट निकाल लिया। अब निकालो नो लोड पावर फैक्टर एंगल, क्या होगा, cos फाई 0, cos फाई 0, cos फाई 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो तो। आप जानते हो P0, देखो यहां पे देखो P0 क्या है, P0 है VOC I0 cos फाई 0। तो cos फाई 0 क्या हो जाएगा, P0 अपान VOC इंटू I0। cos फाई 0 डायरेक्ट निकल गया। ये P0 क्या है, वाट मीटर रीडिंग, VOC क्या है, वोल्ट मीटर रीडिंग जो कि रेटेड वोल्टेज है, और I0 क्या है, नो लोड करंट है, जो कि 2 से 3% प्रैक्टिकली यही होगा, 2 से 3% होगा, है ना। तो इससे आपने नो लोड पावर फैक्टर एंगल निकाल लिया। XM अब आपका डायरेक्ट निकल जाएगा बेटा। आप जानते हो कि tan फाई 0 क्या होता है, tan फाई 0, इस दशा में tan फाई 0 कितना होगा, ध्यान से देखिए। सर्किट आपका R और X का पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो tan फाई 0 क्या होगा, X बाई R। अब ये सब बेसिक की कमी है, अगर आप X बाई R कहते हो तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए जो tan फाई 0 होगा वो R बाई X होगा, मतलब RC अपॉन XM, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो यहां से आप XM निकाल लोगे, क्योंकि RC तो आपको पता हो गया ना, और फाई 0 भी आपको पता है, तो ये हो जाएगा RC अपॉन tan फाई 0। ये निकल गया आपका XM, जो कि डायरेक्ट आपने निकाल दिया, डायरेक्ट आपने निकाल दिया, ठीक ना। तो इस तरह से आपने सारे शंट ब्रांच पैरामीटर्स निकाल लिए। अब जो हम ट्रांसफार्मर का कॉन्फ़िगरेशन लेके चले थे इक्विवेलेंट सर्किट में, उसी के हिसाब से एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं छोटा सा। क्या कह रहा हूं मैं, ट्रांसफार्मर की रेटिंग दिया हुआ है, देखो रेटिंग क्या लिए थे ट्रांसफार्मर की, 23 केवीए, 23 केवीए, 23 केवीए, 2300 वोल्ट ऑब्लिक 230 वोल्ट, 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज सिंगल फेज ट्रांसफार्मर,
सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, ऐसे क्वेश्चन आएगा है ना, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर गिव following results on LV साइड, ऐसे क्वेश्चन दे देगा। ओपन सर्किट टेस्ट जनरली हम लोग LV साइड कराते हैं, आप लोगों ने देख लिया। क्या दे दिया उसने, देखो अब यहाँ 2300 वोल्ट ऑब्लिक 230 वोल्ट है ना, तो लो वोल्टेज साइड में कराएंगे तो पैरामीटर भी उसी तरह होगा। आपको पता है कि ये रेटेड वोल्टेज रेटेड फ्रीक्वेंसी पर होता है, तो वोल्टेज रीडिंग ले लो, मान लो VOC की वैल्यू आपने ले लिया 230 वोल्ट, 230 वोल्ट, और जो पावर पढ़ रहा है, पावर पढ़ रहा है आपका कितना, 115 वाट, 115 वाट, ठीक है। ये तो आ जाएगा ना, ये तो रीडिंग में दिया हुआ है। ये मान लो कि 3 एम्पियर है, कितना है, 3 एम्पियर है। तो इससे आपको RC और XM का वैल्यू फाइंड करना है, RC और XM का वैल्यू फाइंड करना है। तो क्विकेस्ट अप्रोच से कर लेते हैं हम लोग। RC का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो इसका सोल्यूशन देखिए आप, सोल्यूशन RC का मान क्या हो जाएगा, RC का मान है आपका, RC को आपने डिफाइन किया है VOC का स्क्वायर अपॉन वाट मीटर रीडिंग, इसी से तो डिफाइन किए हो। तो VOC कितना है, VOC कितना आया है, ये हो जाएगा आपका 230 वोल्ट का स्क्वायर, और वाट मीटर कितना रीडिंग दे रहा है, 115। इसको सॉल्व कर लीजिए, यही RC होगा, 115 वाट है ना। तो ये आपका हो जाएगा 230 मल्टीप्लाइड बाई 230 अपॉन 115। तो 115 दूनी 230, ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 460 ओम। तो कोर लॉस रेजिस्टेंस कितना आया, 460 ओम आ गया आपका, ठीक। दूसरा आप क्या निकालेंगे, दूसरा आप क्या निकालेंगे, आप निकालेंगे नो लोड पावर फैक्टर एंगल। तो cos फाई 0 के लिए आपको क्या बताया है, cos फाई 0 आपका होता है P0 अपॉन VOC इंटू I0 इंटू I0, ये हो गया cos फाई 0। तो इससे आप कैलकुलेट कर सकते हो P0 कितना है, 115 वाट, 115 वाट। ओपन सर्किट वोल्टेज कितना है, 230 वोल्ट, 230 वोल्ट इंटू 3 एम्पियर, सॉल्व कर लो, डाटा के अकॉर्डिंग है, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 115 दूनी 230, 1/6 एम्पियर, 1/6 एम्पियर। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, रेशनल नंबर में तो यही आ रहा है 1/6 एम्पियर, ठीक। तो जब cos फाई 0, सॉरी एंगल आएगा ना, डिग्री में आएगा ना ये, तो सॉरी भाई, cos फाई 0 निकाले हो, तो cos फाई 0 आपका आ गया 1/6, पॉइंट में कितना हो जाएगा, 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, 1/6 निकाल लेते हैं इसको। cos फाई 0 की जो वैल्यू आ जाएगी 1/6, 0.166, 167 कह लो, cos फाई इक्वल टू 0.167। तो फाई 0 cos इनवर्स हो जाएगा ना, cos इनवर्स
0.167 है ना, 0.167 कितना आया, देखो कितना आ रहा है, ये 50 कितना आ रहा है, 50 की जो वैल्यू आ रही है ये आ रहा है बेटा 80.38 डिग्री। देखो मैंने आपको बताया था कि जो नो लोड पावर फैक्टर एंगल होता है वो लमसम 80 डिग्री के बराबर होता है। आपके डाटा के हिसाब से बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू आया है, 80 के लमसम इधर उधर आया है ना, तो नो लोड पावर फैक्टर एंगल कितना होता है, वो 80 डिग्री के लमसम होता है। और नो लोड पावर फैक्टर का मान कितना होता है, हमेशा ध्यान रखना ये 0.2 होता है ना। कोई पूछे कि 0.2 क्यों होता है तो उसको विद रीजन बताना कि इसलिए होता है 0.2, ठीक ना। तो 50 आपने निकाल लिया, अब एक्सएम निकाल सकते हो ना, इसलिए एक्सएम का मान क्या हो जाएगा, अभी मैंने आपको बताया, ये हो जाएगा RC अपॉन 10 50, तो मैं 80 डिग्री ही मान लेता हूं। तो ये फाइनली क्या हो जाएगा, RC का मान कितना है, RC का मान आप लोगों ने निकाला 460 ओम, ये हो जाएगा 460 अपॉन 10 80 डिग्री, 10 80 डिग्री 80 है ना, कितना आ रहा है, ये आ रहा है 5.67, तो 460 डिवाइडेड बाई 5.67 कितना आया, 81.12 ओम, ये ओम में आएगा और ये भी ओम में आएगा। तो इस तरह से आपने सारे पैरामीटर्स निकाल लिया, ये आपने RC निकाल लिया, ये आपने पावर फैक्टर एंगल निकाल लिया, और ये आपने एक्सएम निकाल लिया, ये जो पैरामीटर्स आए हैं ये लो वोल्टेज साइड है कि हाई वोल्टेज साइड है, ये लो वोल्टेज साइड है कि हाई वोल्टेज साइड निकले हैं। आपने टेस्टिंग कहाँ किया है, आपने टेस्टिंग लो वोल्टेज साइड किया है, यानी जो रेजिस्टेंस आया है लो वोल्टेज साइड आया है। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में अगर आपसे ये पूछ ले कि भाई हाई वोल्टेज साइड इसका RC बताओ, एक्सएम बताओ, है ना, हाई वोल्टेज साइड पूछ ले तो क्या करोगे, हाई वोल्टेज साइड के लिए क्या करोगे, ये तो लो वोल्टेज साइड निकला है, तो आपको निकालना पड़ेगा इसका ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो या टर्न रेशियो। और टर्न रेशियो क्या है, आपको मैंने बताया, हमेशा ये ध्यान रखना, NHB अपॉन NLV, या इसी को आप कह सकते हो VHB अपॉन VLV, ए तो यही रहने वाला है ना। तो कितना हो जाएगा बोलो तो, ये हो जाएगा आपका 2300 अपॉन 230, कितना आ जाएगा 10। तो RC एट लो वोल्टेज वाइंडिंग कितना आया, ये कितना आया, ये आपका आया 460 ओम। तो RC एट हाई वोल्टेज वाइंडिंग कितना हो जाएगा, हाई वोल्टेज वाइंडिंग कितना हो जाएगा बोलो तो, क्या करोगे, हाई वोल्टेज, बेटा कोई कॉन्सेप्ट नहीं निकालना है, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए ट्रांसफार्मर में, ये मेरी बातों को बिल्कुल ध्यान में रखो, आपको सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो या टर्न रेशियो निकाल लेना है, वो हाई टू लो होगा, 10 आ गया। अब आपसे हाई वोल्टेज वाइंडिंग का RC पूछा यानी रेजिस्टेंस पूछा है, तो बताओ ज्यादा होगा कि कम होगा, हाई मतलब ज्यादा, तो इसको आप A स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, यानी ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर इंटू 460, है ना, यानी 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 जीरो बढ़ गया। अब कितना हाई वोल्टेज साइड कितना पड़ेगा, ये 4600, कितना पड़ेगा 4600। उसी तरह एक्सएम कितना हो जाएगा ऑन हाई वोल्टेज, एक्सएम ऑन हाई वोल्टेज कितना हो जाएगा, एक्सएम ऑन हाई वोल्टेज साइड कितना आ जाएगा बोलो, ये हो जाएगा A स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर, और प्रीवियस एक्सएम कितना निकाला था आपने 81.12,
12 ओम, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 8112 ओम, ये आपका आ जाएगा एक्स हाई वोल्टेज साइड में। लो वोल्टेज साइड में वो पैरामीटर्स आए। क्वेश्चन कभी कभी आपने सर्किट अरेंजमेंट किया लो वोल्टेज साइड के हिसाब से, है ना, ओपन सर्किट टेस्ट के लिए, लेकिन हाई वोल्टेज साइड में इसके पैरामीटर्स क्या होंगे वो तो आप ऐसे ही निकालोगे ना। तो ये भी जान लो कि हाई लो का कॉन्सेप्ट क्या होगा, है ना। इस तरह से आपको चीज़ों को डिफाइन करना होगा। तो ओपन सर्किट टेस्ट अगर एग्जाम में आ जाए तो इस तरह से आपको दिखाना है, न्यूमेरिकल आ जाए तो इस तरह से आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे शॉर्ट सर्किट टेस्ट, है ना। Excellent Vision Technical Academy. Excellent Vision online app Google Play Store से download. Branch office plot number 198 house number 504 by 398. Mobile 945495100370802452222896 05284750.